आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि 900 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब आगे चलेंगे 901 क्वेश्चन पे। और आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकता है, अपना नाम लिख के। 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो वो यहाँ पे उनको नहीं पता कि हम इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें से, पर उनका सब क्लियर है। सो हम करेंगे वहाँ पे फुल इलेबोरेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो बेसिक भी क्लियर करना चाहते हैं, तो वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बेसिक करवाऊंगी, फुल थ्योरी करवाऊंगी सारी की सारी। इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैच बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके, जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव भी मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। 901 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हेन केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर अ कैंसरस कंडीशन, एट विच टाइम शुड द नर्स कंसिडर दैट स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। सो मेल क्लाइंट है, आप उसको कीमोथेरेपी दे रहे हो, कैंसरस कंडीशन है, तो किस टाइम पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर होती है इन अ मेल। सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम फ्रॉम बर्थ, इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की टाइम भी नहीं होती, इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ भी नहीं होती, और टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं। जब प्यूबर्टी होती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है अकर होती है, ठीक है। सो ये तो नॉर्मली सबको ही पता है कि कब पे स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ मेल अकर होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अनडिसेंडेड, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। द नर्स टीच द क्लाइंट दैट द मेन रीजन व्हाई द टेस्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ स्क्रॉटम इज टू। सो एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसके, ठीक है। और मेन रीजन क्या रहेगा इसके पीछे, क्लाइंट को वो समझाएगी कि जो स्क्रॉटम है आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम। सो जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में सस्पेंडेड क्यों है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है। प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरिन, फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ स्पर्म through the urethra, protect the sperm from high abdominal temperature, facilitate their maturation during the embryonic development. सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर। ऐसा क्यों? बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, और उनका जो टेम्परेचर है, ताकि वो उनको मेंटेन रखने के लिए, सो इसीलिए वो टेस्टिकल्स में सस्पेंडेड होते हैं इन द, टेस्टिकल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं इन द स्क्रॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। It is suspected that a patient has a meningococcal meningitis and should therefore be isolated. So अगर किसी को meningococcal meningitis है, suspected patient है, तो उसको आप कितनी देर के लिए isolated रखोगे? For entire hospitalization for the first 48 hours until his culture are negative for 24 hours after initiating antibiotic therapies. So अगर किसी को meningococcal meningitis होता है तो आप उस patient को तब तक isolated रखते हो जब तक उसकी एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट हुए 24 घंटे ना हो गए हो, ठीक है। तब तक वो पेशेंट जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्रिएट कर सकता है, दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है, और उसको खुद को भी इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत ही लो इम्यूनिटी होती है, तो उसको हम 24 आवर्स, जब तक उसको एंटीबायोटिक चलते नहीं हो गए तब तक हम उसे आइसोलेटेड रखते हैं। अगर पेशेंट यहाँ पे कौन सा बोल रखा है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का, ठीक है। मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन द चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 2 years old arrives in an emergency room with an elevated temperature. During the physical examination, child color become dusky, the body stiffness and the extremities begin to twitch. The nurse should be aware that the child is most probably experienced. तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या है, 2 साल का बच्चा है, अराइव करता है इमरजेंसी रूम में, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। सबसे बड़ी बात, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखते हो कि उसका कलर जो है डस्की है, बॉडी स्टिफनेस हो रही है, और एक्सट्रीमिटीज जो है वो ट्विच हो रही हैं। सो नर्स जो है अवेयर हो जाएगी कि इस बच्चे को प्रॉबेबली क्या होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा
कि हमें क्या देखने को मिल रहा है इन द चाइल्ड। तो देखो टेम्परेचर एलिवेटेड है, बच्चे की एक्सट्रीमिटीज जो है वो ट्विच करना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। सेकेंडली अब आप उसमें देखोगे क्या, तो देखो आपके पास ऑप्शन है फिब्राइल सीजर्स, रेस्पिरेटरी रेस्ट, अ टेम्पर टेंट्रम, शिवरिंग। सो देखो शिवरिंग तो नहीं है, ठीक है ना। शिवरिंग में तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी, डस्ट की नहीं, और बॉडी स्टिफनेस नहीं होगी। टेम्पर टेंट्रम में बच्चे को बुखार नहीं चढ़ता, वो हाँ करता है बट वो प्रिटेंड करता है, उसको कुछ होता नहीं है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती, कुछ होता, बट ऐसा हमें कुछ नहीं बता रखा। तो फिब्राइल सीजर्स जो है उसे होंगे। व्हाट इज फिब्राइल सीजर, कि पहले बच्चे का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, उसके बाद उसे क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ फिब्राइल सीजर। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी फिब्राइल सीजर वाला बच्चा है तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखोगे। अगर उसको टेम्परेचर आ रहा है तो इट मीन समझ जाओ कि उसे सीजर आने वाला है, और अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप जो है सीजर्स की प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देते हो। सो इनको हम बोलते हैं फिब्राइल सीजर्स, जो कि टेम्परेचर के साथ आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट हु इज रिटेलिंग अनकॉन्शियसनेस आफ्टर अ क्रेनियोटमी comes restless, attempted to pull out the IV line, which nursing intervention protect the client without increasing her ICP। So एक client है, ठीक है, कॉन्शियसनेस में आ रही है, और आफ्टर क्रेनियोटमी, क्रेनियोटमी के बाद क्या हुआ कि क्रेनियोटमी के बाद वो कॉन्शियस हो रही है, मतलब एकदम से मतलब होली होली जब कॉन्शियस होते हैं, और जो क्लाइंट है वो रेस्टलेस है, वो अपनी जो आईवी लाइंस है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। तो अब इसमें आप ऐसा क्या करोगे कि उसका आईसीपी इंक्रीज ना हो। प्लेस हर इन अ जैकेटरी स्टेन, नो इंक्रीज होगा आईसीपी। रैप फ्रॉम हैंड एंड सॉफ्ट मिटन, सो उसके हैंड्स को सॉफ्ट मिटन में रैप कर दोगे। टक हर आर्म्स इन हैंड्स अंडर द ड्रॉ शीट, अप्लाई अ रिस्ट टू रीस्टेन टू ईच आर्म। सो देखो सबसे इजी है कि उसके हैंड्स को आप रैप कर दो सॉफ्ट मिटन में। जब वो आप हैंड्स को रैप कर दोगे तो वो आईवी नहीं हटा पाएगी, और आईवी नहीं हटा पाएगी तो उसी के लिए ईजी रहेगा कि वो जो है ना उसका आईसीपी इंक्रीज होगा, अपने हाथ भी हिला सकती है। सो ये चीज़ जो है बिल्कुल सही रहेगी। अगर जैकेट रीस्टेन में डालोगे तो आईसीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। ड्रॉ शीट के अंदर डालोगे तो पेशेंट जो है बहुत जोर लगाएगा अपना हैंड को बाहर निकालने के लिए, और रीस्ट्रेन कर दोगे आर्म्स को तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी फोर्स लगाएगा, जिससे आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सो सॉफ्ट मिटन में उसके हैंड्स को रैप कर दो ताकि आईवी लाइन को कोई भी खतरा ना हो। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ा सा बैचेस की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके अगले क्वेश्चंस देख सकते हो। सो आरआरबी और नॉर्सेट के लिए 2 बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। देखो 2 बैच है, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है इसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, और रहने वाले हैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, मतलब उनका बेसिक क्लियर है, बस उन्हें ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़े। तो 1499 का 3 मंथ्स का ये फुल बैच जो है आरबी एंड नॉर्सेट के लिए है। देन नेक्स्ट बैच है 2499 का, ये उन बच्चों के लिए बैच है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है। उनको मैं बेसिक करवाऊंगी सबसे पहले, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, देन हम करेंगे थ्योरी, देन हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन हम करेंगे एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये फुल फ्लेज बैच जो है 4 मंथ्स का रहने वाला है फॉर 2499। सो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो इस बैच की तरफ जाए, अगर क्लियर है तो ये वाला बैच आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 906 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the instructions are most appropriate to provide by the nurse to the patient undergo cataract surgery? सो अगर कोई पेशेंट कैटरैक्ट सर्जरी के लिए गया है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्या आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे? Elevate the head of the bed while sleeping. Keep the room environment cool and dry. Avoid climbing stairs. Take a stool softener daily at night. So क्या होता है कि कैटरैक्ट सर्जरी के लिए अगर कोई जाता है तो हम क्या करते हैं, एलिवेट, पेशेंट को अंडरगॉन गया, मतलब कैटरैक्ट सर्जरी उसकी हो गई है, तो आप उसको अब क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे कहो ताकि उसका आईओपी इंक्रीज ना हो, क्या ना इंक्रीज हो, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। हम क्या करते हैं, हेड ऑफ द बेड को थोड़ा सा एलिवेट करा के रखते हैं ताकि उसका आईओपी इंक्रीज ना हो। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द ड्यूडिनल अल्सर में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन असेसमेंट। सो ड्यूडिनल अल्सर वाले क्लाइंट को कौन सी जो फाइंडिंग है असेसमेंट पे एग्जिबिट करेगा?
हेमेटोमेसिस, माल न्यूट्रिशन, मेलिना, पेन विद ईटिंग। सो देखो जो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं वो ड्यूडिनम में फॉर्म होते हैं और इन पेशेंट्स में मेलिना, ब्लड इन स्टूल्स जो है वो देखने को मिलता है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज मेलिना, ठीक है। पर जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उसमें हमें हेमेटोमेसिस देखने, वॉमिटिंग जो है वो ब्लड आ सकता है उसमें। माल न्यूट्रिशन एंड पेन विद ईटिंग वो है, इसके करेक्टरिस्टिक्स वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। तो इनमें से कौन सा पेशेंट जो है रिस्क है उसे कॉरोनरी आर्टरी डिसीज होने का? वेट अबव नॉर्मल, रूमेटिक फीवर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वॉल सिनोसिस, ड्रिंकिंग हॉट सूप। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वेट, अगर पेशेंट क्या है ऑबीस है, उसका नॉर्मल से ज़्यादा ओवर वेट है पेशेंट, तो उसको कॉरोनरी आर्टरी डिसीज होने का खतरा होता है। सबसे पहले तो कॉमन वाले उठाया करो जो कि कॉमन है, ठीक है। अब देखो अगर आप 50 लोग लोगे तो उसमें से ज़्यादा जो होंगे ये सारी डिसीज कंडीशन वाले नहीं होंगे, ज़्यादा किस में होंगे? जिनका वेट अबव द नॉर्मल होगा, ठीक है। चलो, वाइल असेसिंग पेशेंट करेनियल नर्व्स, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ टू असेस विच क्रेनियल नर्व। सो क्रेनियल नर्व की असेसमेंट कर रहे हो, नर्स पेशेंट को कहती है कि अपनी आईब्रोज को रेज करो, स्माइल करो और अपने टीथ्स दिखाओ। तो कौन सी क्रेनियल नर्व वो असेस कर रही है? वेगस, फेशियल, ऑलफैक्टरी या फिर ऑप्टिक। सो ध्यान से देखो, आईब्रोज, स्माइल एंड टीथ, सो ये कौन सी नर्व हुई आपकी? फेशियल नर्व। तो फेशियल जो क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व है, ठीक है, जिसकी आपको अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है? बेल्स पाल्से। क्या देखने को मिलता है? बेल्स पाल्से। तो उस क्रेनियल नर्व को असेसमेंट कर रही है यहाँ पे नर्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉलन में अल्सर फॉर्म हो जाते हैं और कॉलन की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? डंपिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, सॉफ्ट स्टूल या फिर फिस्टुलास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। जो मैंने आपसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था, मेरे से रिप्लाई नहीं हो रहा है आजकल बिकॉज आई एम लिटिल बिजी, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पर आज से मैं सबके रिप्लाई करूंगी। सो वीवीएम अगर लाइटर है देन द आउटर सर्कल, तो क्या करेंगे हम? यूज द वैक्सीन। जब तक वो सेम ना हो जाए या फिर आउटर सर्कल से ज्यादा डार्क ना हो जाए, दोबारा से बोल रही हूँ, जब तक वो सेम ना हो जाए आउटर सर्कल जैसा कलर और उससे डार्क ना हो जाए, तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को 12:30 रोज क्वेश्चन देखने के लिए। और अगर आपको किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं फॉर RRB नॉर्सेट, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। डीले मत करो, कभी भी आपकी वैकेंसी RRB की आउट हो सकती है। जो रिसेंट वैकेंसी आई है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो एक्स सर्विस वालों के लिए है। सो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। सो 1499 का या फिर 2499 का बैच है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको करना है बेसिक क्लियर। सो आप डिटेल्स मेरे से बात करके ले सकते हो। अदरवाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।